नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज मैं लेकर आया हूँ इतिहास विषय की प्रश्नोत्तरी, और वो भी प्राचीन भारत का जो इतिहास है उससे संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी रहेगी वो रहेगी। तो आप देखिए, इन प्रश्नों को आप करने की कोशिश करना, अगर आपसे भी हल होते हैं तो देखते हैं। जो पहला प्रश्न है वो है संगाव गुफा पुरा स्थल। क्या संगाव गुफा पुरा स्थल है? 4 विकल्प दिए हैं नीचे। निम्न पुरा पाषाण काल का, मध्य पुरा पाषाण काल का, नव पाषाण काल का और ताम्र पाषाण काल का। तो साथियों, आपको इसका जवाब देना होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो आपका किसी का जवाब आ रहा है, किसी का नहीं आ रहा है, इसका मुझे पता नहीं चलेगा क्योंकि मैं ये ऑफलाइन रिकॉर्ड कर रहा हूँ, लाइव क्लास है नहीं। फिर भी आप कोशिश करना इनके जवाब देने की, ठीक है। तो मैं आपको इसका आंसर बता देता हूँ। मध्य पुरा पाषाण काल। क्या है साथियों? मध्य पुरा पाषाण काल। देखिए, जब हम प्रागैतिहासिक काल को पढ़ते हैं तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है: पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल, ठीक है। और फिर पूरा पाषाण काल को भी 3 उपभागों में बांटा गया है। उसको आप बोल सकते हैं निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल बोल सकते हैं। तो ये जो मध्य पुरा पाषाण काल है, इसका राइट आंसर होगा ये वाला, ठीक है साथियों। अब ये जो संगाव गुफा पुरा स्थल है, यहाँ पे पुरा स्थल मिले हैं पाषाण काल के समय के, तो ये है कहाँ पर? तो ये साथियों जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान क्षेत्र, पाकिस्तान देश है, उसका पोतवार जो बैसिन है वहाँ पे स्थित है ये। और इसकी जो खुदाई की गई थी इस संगाव गुफा पुरा स्थल की, तो इसकी खुदाई की थी अहमद हसन दानी ने। किसने की थी? अहमद हसन दानी ने। और ये थे कौन साथियों? अहमद हसन दानी ये पेशावर विश्वविद्यालय से संबंधित थे, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस शिलाश्रय से मानव शवाधान के प्रमाण मिले हैं? मतलब जो शव होते हैं उनको शिलाश्रय में दफनाया गया था, तो वहाँ से शवाधान के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? ये नीचे स्थान दे रखे हैं, जहाँ से जो क्षेत्र है जहाँ पर इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं वो दे रखे हैं। नीचे देखिए, मोरहना, लेखिया शिलाश्रय प्रथम, दोनही और घघरिया। तो इस प्रकार 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं साथियों। तो कई बार जैसे हम तुकाराम बनते हैं ना, जैसे महाराष्ट्र में 2 संत हुए, तुकाराम और नामदेव, तो इसी प्रकार आप भी तुकाराम बनने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ा जो होता है आप उसको लगा देते हैं। तो कई बार तुकाराम का मामला सही बैठ जाता है, तो ये आपका बिल्कुल सही बैठा। आपकी बार अगर आप बड़ा, जैसे कई बार होता है ना कि सबसे बड़ा विकल्प होता है उसमें तुक्का लगा दो, लेकिन ऐसा नहीं, तुक्का नहीं लगाना चाहिए, ऐसा गलत है। लेकिन यहाँ पर जो आंसर हो रहा है, ये जो सबसे बड़ा विकल्प दिख रहा है वही है इसका आंसर, ठीक है। तो आप मतलब पढ़ा हुआ रहता है तभी करें, वरना जो नेगेटिव मार्किंग होती है कभी ऐसी रिस्क ना ले आप लोग, ठीक है। तो लेखिया शिलाश्रय प्रथम में प्राप्त हुआ है। ये साथियों जो लेखिया शिलाश्रय प्रथम है, ये कैमूर की पहाड़ियों में अवस्थित है। कहाँ है पूछा जाए? कैमूर की पहाड़ियों में अवस्थित है और मोरहना के नज़दीक में ही है, ज़्यादा दूर नहीं है, पास में ही है। यहाँ से 17 मानव के शवाधान मिले। कितने मिले? 17, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। नेक्स्ट है हड्डी से निर्मित मातृदेवी की उच्च पुरा प्रस्तर युगीन आकृति प्राप्त हुई है। देखिए, पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं। प्रस्तर का मतलब पाषाण होता है, और उच्च देखो तीन है, निम्न, मध्य और उच्च। तो इसमें उच्च पुरा पाषाण की बात कर रहा है, ठीक है, यानी अपर पेलियोलिथिक एज की बात कर रहा है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे समझ सकते हैं। अपर पेलियोलिथिक एज बोलते हैं इसको। जो उच्च पुरा प्रस्तर है इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अपर पेलियोलिथिक एज, ठीक है। तो ये 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने: गोदावरी घाटी से, नर्मदा घाटी से, सोन घाटी से या बेलन घाटी से, ठीक है। तो आपका राइट आंसर जाएगा साथियों बेलन घाटी। क्या जाएगा? बेलन घाटी। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्राप्त सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल है? क्या बताना आपको? सबसे बड़ा हड़प्पीय स्थल बताना जो भारत में स्थित हो, ठीक है साथियों। तो आपके सामने 4 विकल्प दे रखे हैं: बनावली, कालीबंगा, लोथल और राखीगढ़ी। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? डी। दोस्तों, आपने राखीगढ़ी का नाम तो सुना ही होगा। ये हरियाणा जो राज्य है उसमें एक जिला है जिंद। जिंद जिले में स्थित है राखीगढ़। आपसे पूछा जाए कहाँ पर है ये, तो हरियाणा तो स्टेट है और जिले का नाम पूछा जाए तो जिंद,
ठीक है। इसकी सबसे पहले जो खोज की थी वो की थी साथियों प्रोफेसर सूरजभान और आचार्य भगवान देव ने, ठीक है। यहाँ से निचली सतह से तो पूर्व सिंधु सभ्यता के तथा ऊपरी सतह से सिंधु सभ्यता के अवशेष मिले हैं। और जो यहाँ पर साक्ष्य प्राप्त होते हैं, जैसे मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त होता है, मुद्राएं प्राप्त होती है जिस पर सिंधु लिपि का एक लेख भी अंकित है। हालांकि जो सिंधु लिपि है वो एक चित्रांकन लिपि है, उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ठीक है। सिर्फ विद्वानों ने कहा हाँ भाई ये लिपि है, इसको मान लिया लिपि है, लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया अभी तक, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, अष्टखंडीय पुस्तक मतलब 8 खंड वाली पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस निम्न में से किसके द्वारा संपादित हुई थी? तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, अलेक्जेंडर कनिंघम, मॉन्टगोमरी मार्टिन एवं फ्रांसिस बुकनम, विलियम के, और चौथा ऑप्शन है एच.एम. इलियट एम जॉन डॉनसन। ये 2 व्यक्तियों के नाम है साथियों, एच.एम. इलियट एम जॉन डॉनसन। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, क्योंकि हालांकि इसको जो संपादित करने का काम किया है, ये जो 8 खंड वाली पुस्तक है इसको संपादित करने का काम किया है वो जॉन डॉनसन ने किया है। किसने किया? जॉन डॉनसन। अब जॉन डॉनसन अकेला विकल्प तो है नहीं, इसके साथ में एच.एम. इलियट का नाम भी आ गया। तो एच.एम. इलियट ने तो वास्तव में इस पुस्तक को लिखी थी, इस पुस्तक को लिखने का काम किसने किया था? एच.एम. इलियट ने किया था, लेकिन इसको जो इसको संपादित किया था वो किया जॉन डॉनसन ने। दोस्तों मैं बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, 1867 से लेकर 77 के बीच में लंदन से प्रकाशित मानी जाती है इस पुस्तक को। और जो ये थी हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस, ये जो मध्यकालीन भारत का आप इतिहास पढ़ते हैं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है इसको, ठीक है। बहुत अच्छी किताब है। चलो आगे देखते हैं। विवाह के किस प्रकार में कन्या शुल्क की शर्त होती थी? मतलब कन्या शुल्क की शर्त कौन से विवाह में होती थी? इन नीचे 4 विवाह के नाम दे रखे हैं, आसुर विवाह, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, गंधर्व विवाह। तो इस प्रकार 4 विवाह दे रखे हैं। तो आपको इसका राइट आंसर बताना होगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर तो मैं बता देता हूँ, ए। क्या जाएगा? ए जाएगा आसुर विवाह। देखिए आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा कि विवाहों के जो 8 प्रकार बताएं, कितने प्रकार के विवाह बताएं? सही, 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। और वो 8 विवाह कौन कौन से थे वो आप लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, मैं बता देता हूँ। एक तो ब्रह्म विवाह है, दूसरा देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह, और एक होता है असुर विवाह, और छठा होता है गांधर्व विवाह, 7वां राक्षस विवाह और 8वां पैशाच विवाह। तो इस प्रकार ये जो 8 विवाह है इनके आपको नाम याद होने चाहिए। अब जो ब्रह्म विवाह है उसमें क्या होता था, जैसे इसमें दे रखा है ना ये ब्रह्म विवाह, ब्रह्म विवाह में ये तो आपके आसुर विवाह तो समझ में आ ही गया। और ब्रह्म विवाह में क्या होता था साथियों, समान वर्ण में माता पिता की अनुमति से दहेज के साथ ये विवाह होता था, ठीक है। एक होता है देव विवाह। देव विवाह में क्या होता है, यज्ञ कर्म करने वाले के साथ ही कन्या का विवाह कर दिया जाता था, दक्षिणा के साथ ही, ठीक है। और एक होता है आर्ष विवाह। इसमें क्या होता है, कन्या के पिता को एक जोड़ी बैल प्रदान किया जाता था और उससे विवाह हो जाता था। एक होता है प्रजापात्य विवाह, इसमें बिना लेन देन के कोई योग्य वर से विवाह हो जाता है। एक होता है आसुर विवाह, जो अभी बताया मैंने आपको, आसुर विवाह बता दिया, कन्या शुल्क लेकर। इसमें साथियों होता है क्या, कन्या को जो उसके माता पिता होते हैं उनसे खरीदा जाता है, एक प्रकार से कह सकते हो आप। एक होता है गांधर्व विवाह, ये आपके सामने ही। गांधर्व विवाह में क्या होता था, प्रेम संबंधों के आधार पर विवाह होता था। एक साथियों आपने देखा होगा राक्षस विवाह। इसमें क्या होता है, पराजित राजा की पुत्री या उसकी कोई बहन या उसकी पत्नी से उसकी इच्छा के विरुद्ध विवाह किया जाता है, उसको बोलते हैं राक्षस विवाह बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको साथियों, उसको राक्षस विवाह बोलते हैं, ठीक है। और एक होता है पैशाच। इस विवाह में क्या होता है, ज़्यादातर विश्वासघात के द्वारा ये विवाह किया जाता है। जो ये स्मृतियाँ हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा, मनु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, बृहस्पति स्मृतियाँ, जितनी भी स्मृतियों में सुना है, तो स्मृतियों में ये कहा गया है कि 4 प्रकार के विवाह एक प्रकार से मान्यता प्राप्त थे। और ये 4 प्रकार के जो विवाह मान्यता प्राप्त वो कौन कौन से हैं, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह और प्रजापात्य विवाह, ये 4 ही थे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं साथियों। नेक्स्ट प्रश्न है द्यूत क्रिया। द्यूत क्रिया जिस कर्मकांड का अंग थी, तो 4 विकल्प दे रखे हैं आपके सामने, अग्निष्टोम, अश्वमेध, राजसूय और वाजपेय। तो इसका अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट्स कर दीजिए, नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ क्या जाएगा राइट आंसर, राजसूय। किसका अंग थी ये, राजसूय का। तुम्हें साथियों देखिए
इस अनुष्ठान क्या होता था, ये राजसूय यज्ञ का अंग है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या याद रखना है, ये अनुष्ठानिक जो यज्ञ से प्रजा में एक तरह से क्या होता था साथियों, विश्वास पैदा हो जाता था, इससे सम्राट के दिव्य शक्ति मिल जाती थी, ऐसा मानते ही जनता उस समय, ठीक है। ये यज्ञ जो राजसूय यज्ञ आपसे पूछा जाएगा किस समय होता था, जिस समय राजा का राज्याभिषेक होता है उस समय इस यज्ञ को संपादित करवाया जाता था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, यजुर्वेद की निम्नलिखित संहिताओं में से किसमें केवल सूक्त है, गद्य नहीं है, सिर्फ सूक्त है गद्य नहीं है। तो 4 संहिताएं दे रखी साथियों, उसमें कट संहिता, तैतरेय संहिता, मैत्रेयी संहिता और वात्स्यायनी संहिता। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो क्या जाएगा, डी। क्या जाएगा साथियों, डी जाएगा। आपने यजुर्वेद का नाम तो सुना ही होगा, 4 वेद है, कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो यजुर्वेद में अनुष्ठानों से संबंधित नियमों की जानकारी इस वात्स्यायनी से मिलती है, ध्यान रखना। इसमें राजनीतिक एवं सामाजिक परिस्थितियों की भी जानकारी मिलती है, और इसी जो ग्रंथ में पहली बार राजसूय तथा वात्स्यायन जैसी 2 राजकीय समारोह का उल्लेख किया गया। यजुर्वेद की 2 शाखाएं आपने देखी होगी, कृष्ण यजुर्वेद बोलते हैं और एक दूसरा है शुक्ल यजुर्वेद। जो शुक्ल यजुर्वेद है उसको वात्स्यायनी संहिता भी कहते हैं, और वात्स्यायनी संहिता में 2 चैप्टर है, मतलब 2 पार्ट है, और वो कौन कौन से, मध्याग्निदन संहिता और कणु संहिता, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, 90वें नंबर का जो प्रश्न आज का वो है, गंगा एवं यमुना नदियों का हमें सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद, अथर्ववेद, शतपथ ब्राह्मण और छांदोग्य उपनिषद। तो 4 विकल्प आपके सामने दे रखे हैं, 4 में से इसका जो राइट आंसर जाएगा साथियों वो ऋग्वेद जाएगा। ऋग्वेद में गंगा का जो उल्लेख मिलता है वो 1 बार मिलता है, और जो यमुना नदी का नाम मिलता है वो 3 बार मिलता है। कितनी बार मिलता है, गंगा का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार। देखिए वैदिक काल को भी जब आप पढ़ेंगे तो उसमें भी पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल 2 होते हैं। तो पूर्व वैदिक काल में आर्यों के जो भौगोलिक विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है वो ऋग्वेद में उल्लेखित जो नदियां हैं उन्हीं से प्राप्त होती है। और पूर्व वैदिक आर्यों ने मुख्य रूप से अफगानिस्तान की कुछ नदियां हैं तथा 7 सिंधु नदियां आपने नाम सुना है जिनको सप्त सिंधु बोलते हैं, तथा इसके अलावा गंगा यमुना जो नदियां हैं उनका वर्णन है। और ये कौन कौन सी नदियां मैं बता देता हूं आपको, एक तो कूबा जिसको काबुल भी कहते हैं, एक कुरमु जिसको कुर्रम कहते हैं, सिंधु ये सिंध बोल सकते हैं आपको, चेनाब, चेनाब को क्या बोलते हैं प्राचीन नाम क्या मिलेगा इसका, अस्किनी, क्या मिलेगा, अस्किनी। एक है सतलज नदी और उसको पहले प्राचीन समय में बोलते थे सतुद्री, एक सरस्वती, और एक साथियों सरयू नदी, सुवास्तु नदी, गोमती नदी जिसको गोमल भी कहा जाता है, बीतस्ता, ओमक नदी भी कहते हैं इसको, विपासा व्यास नदी को बोलते हैं। कई बार पूछा जाता है व्यास नदी का प्राचीन नाम क्या, विपासा। सतलज नदी का प्राचीन नाम क्या है, सतुद्री। तो कोई सा पूछ लिया जाए कोई दिक्कत नहीं, यमुना है, दृष्टद्योति है, गंगा है, ये सारे नाम मिलते हैं, ठीक है। इनसे ही उनकी भौगोलिक सीमा निर्धारित कर रखी थी उस समय। अब देखिए निम्नलिखित में से मनुस्मृति पर लिखी गई अपनी टीका के लिए प्रसिद्ध है। 4 विकल्प दे रखे हैं, अपरार्थ, मेधातिथि, विश्वरूप और विज्ञानेश्वर। ये 4 नाम दिए हुए साथियों। तो इसका जो राइट आंसर जाएगा वो जाएगा मेधातिथि। देखिए आपने कई स्मृतियों का नाम सुना होगा, जैसे मनुस्मृति है, नारद स्मृति है, याज्ञवल्क्य की स्मृति है, बहुत सारी स्मृतियां हैं। तो अब बात करते हैं मनुस्मृति के बारे में, कुछ और फैक्ट जान लेते हैं। जो मनुस्मृति साथियों इसकी रचना हुई थी 2री शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, शुंग के काल में। शुंग वंश का जब शासन था उस समय हुई थी इसकी। और जो मनुस्मृति के प्रसिद्ध जो भाष्यकार है उसमें नाम आता है मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट का। किन किन का आता है, मेधातिथि, गोविंदराज और कुल्लुक भट्ट। और हमारे विकल्प में क्या दे रखा हमें, मेधातिथि दिया हुआ है तो कोई दिक्कत ही नहीं। धर्मसूत्र साहित्य से लेकर कालांतर में स्मृति ग्रंथों की जो रचना की गई है उन्हें धर्मशास्त्र कहते हैं। क्या बोलते हैं उनको, सबको धर्मशास्त्र बोलते हैं साथियों, धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। ज़्यादा प्रश्न नहीं है अपने पास, लगभग 12 ही प्रश्न है, आज 12 प्रश्न लेके आया हूँ मैं। लेकिन 12 प्रश्न का मतलब लगभग मेरा उद्देश्य का 50-60 मतलब यहाँ से फैक्ट निकल के आ जाए आराम से। तो देखिए जो 11वें नंबर का प्रश्न है वो देखें आप, निम्नलिखित में से कौन एक अनुलोम प्रकार के विवाह का निदर्शन है। आपको क्या बताना, अनुलोम विवाह। जो अनुलोम विवाह का नाम तो आपने सुना ही होगा, अनुलोम और प्रतिलोम विवाह। अब देखो 4 विकल्प दे रखे हैं। अनुलोम विवाह किसको कहा जाता है, ब्राह्मण लड़के का एक क्षत्रिय लड़की से विवाह,
बी ऑप्शन में क्षत्रिय लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह, सी ऑप्शन है ब्राह्मण लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से विवाह, और डी ऑप्शन है वैश्य लड़की का एक क्षत्रिय लड़के से विवाह। तो जो इसका राइट आंसर जाएगा साथियों, मैं बता देता हूँ, ए। क्या जाएगा? ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। आपने देखा होगा अनुलोम विवाह किसको कहते हैं? उच्च वर्ण का जो व्यक्ति होता है अपने ठीक नीचे के वर्ण की कन्या के साथ जो विवाह करता है उसको हम अनुलोम विवाह कहते हैं। प्रतिलोम विवाह क्या होता है? उच्च वर्ण की तो कन्या होती है और निम्न वर्ग का क्या होता है, कोई व्यक्ति होता है, उसके साथ जो विवाह होता है उसको प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो देखिए थोड़ा लेवल का प्रश्न है, तो आप इसको देखना। 4 विकल्प आपके सामने इस प्रकार दिया हुआ कथन, ये 2 कथन दे रखे हैं। देखिए प्रश्न देखिए आप सब, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 2 कथन दे रखे हैं, कथन ए और कथन आर। कथन ए में दे रखा, मिताक्षरा के अनुसार पिता अपने जीवन काल में अपने पुत्रों के मध्य अपनी संपत्ति का बंटवारा कर सकता था। ये तो हो गया कथन ए। कथन आर क्या कहता है? मिताक्षरा ने पैतृक संपत्ति में पुत्र का जन्मता स्वत्व स्वीकार नहीं किया है। फिर नीचे दे रखा है, नीचे दिए गए कूट से आप सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब ए ऑप्शन में दे रखा है ए और आर दोनों सही है, मतलब दोनों कथन दे रखे हैं वो दोनों सही है, और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ऑप्शन में दे रखा है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ऑप्शन में दे रखा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ऑप्शन में दे रखा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो जो इसका राइट आंसर क्या जाएगा आप बता दीजिए। ये ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, जैसे आरएस में और फर्स्ट ग्रेड में, आईएएस में इस टाइप के प्रश्न आते हैं, और कभी कभी जैसे सब इंस्पेक्टर एग्जाम में भी पूछ ले जाते हैं, और सेकंड ग्रेड वगैरह में इनमें भी 1-2 प्रश्न बन जाते हैं, से ज़्यादा नहीं बनते, कम बनते हैं। लेकिन अगर आप हाई लेवल की तैयारी कर रहे हैं, कोई यूपीएससी आरपीएससी के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे प्रश्न बनते हैं और ये पैटर्न पता होना चाहिए। मेरा उद्देश्य आप तक कंटेंट पहुंचाना और साथ ही में पैटर्न बताना है कि जो इन दिनों में जो परीक्षाएं हो रही है उनमें क्या पैटर्न चल रहा है प्रश्न पूछने का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर जाएगा मित्रों मैं बता देता हूं, इसका राइट आंसर जाएगा सी। क्या जाएगा? सी। ए सही है परंतु आर गलत है। देखिए मिताक्षरा है क्या? मिताक्षरा एक ग्रंथ है जो 12वीं शताब्दी के आसपास का है और विज्ञानेश्वर ने उसको लिखा है। लेखक कौन है इसके? मिताक्षरा के अगर आपसे लेखक का नाम पूछा जाए तो उनका नाम है विज्ञानेश्वर। क्या नाम है? विज्ञानेश्वर। और अगर मैं इसका शुद्ध उच्चारण करूँ तो विज्ञानेश्वर इसको हम बोलेंगे, लेकिन आप विज्ञानेश्वर बोलते हैं तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और विज्ञानेश्वर था कौन? ये कल्याणी का नाम तो सुना होगा, कल्याणी साम्राज्य का आपने। वहाँ का जो चालुक्य शासक था, चालुक्य वंश का शासक था, उसका नाम है विक्रमादित्य षष्ठ, 6ठे नंबर का। उसके दरबार में रहता था विज्ञानेश्वर, और उसने मिताक्षरा नामक ग्रंथ लिखा 12वीं शताब्दी के आसपास। ठीक है दोस्तों, तो ये थी इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास की प्रश्नोत्तरी। आपको कैसी लगी? अच्छी लगी है तो कमेंट्स कर दीजिए।